केदारनाथ उपचुनाव में दावेदारी करने वाले कुछ रावत बीजेपी में भी हैं और कुछ रावत कांग्रेस में भी हैं। दो बड़े रावतों के नामों की चर्चा सोशल मीडिया पर आखिर क्यों होने लगी है? तीरथ सिंह रावत और हरक सिंह रावत का नाम सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म करने के लिए सामने आया है या फिर इसमें कोई हकीकत भी हो सकती है? हिंदौ पट्टी में गुलदार ने पिछले 3 महीनों में 3 बच्चों पर हमला कर दिया है। आइए बात करते हैं इन सब की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कौन होगा बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार, इस पर हर दिन नई तरह की कैलकुलेशन होती रहती है। सोशल मीडिया पर हर दिन तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब क्योंकि जब तक फाइनल नाम नहीं आ जाते तब तक ये कयासबाजी चलती ही रहेगी और इसमें हर दिन नए नए चेहरे, नए नए नाम सामने आते रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव बहुत बड़ा उपचुनाव इसलिए भी बन गया क्योंकि सत्ताधारी बीजेपी इससे पहले उत्तराखंड में हुए दोनों विधानसभा के उपचुनाव हार गए, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर शामिल था। और 2027 अभी दूर जरूर है, लेकिन उसका एक ऑडिशन भी इस चुनाव को माना जा रहा है। कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल तो ये तक कह चुके हैं कि इस उपचुनाव का इंतजार कांग्रेस को बड़ी ही बेसब्री के साथ था। ये उपचुनाव उनके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है, इसीलिए यहाँ अब फर्स्ट स्टेज कैंडिडेट सिलेक्शन की ही है। अब पिछले 2-3 दिनों से दो रावतों के नामों पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ये दोनों रावत दोनों ही पार्टियों के कई लोगों के लिए चौंकाने वाला नाम भी जरूर हो सकते हैं। दोनों ही रावत अपनी अपनी पार्टियों में और उत्तराखंड में बहुत बड़े नेता भी माने जाते हैं। हालांकि दावेदार तो बीजेपी और कांग्रेस से भी कई रावत हैं, जैसे कि ऐश्वर्या रावत, कुलदीप रावत, कांग्रेस से मनोज रावत। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इनके अलावा 2 बड़े रावतों के नामों की चर्चा है, बीजेपी से तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस से हरक सिंह रावत। अब हम पिछले वीडियो में ये भी बात कर चुके हैं कि बीजेपी से तीरथ सिंह रावत को टिकट मिलने की संभावना बहुत कम नजर आती है। देखिए, ऐसा क्यों होगा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री लेवल का आदमी विधायकी का उपचुनाव लड़ना चाहेगा? बीजेपी ने पैनल में जो नाम भेजे हैं, जिनमें मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं, जिनमें आशा नौटियाल, ऐश्वर्या रावत, कुलदीप नेगी आजाद, कुलदीप रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, इस तरह के नाम प्रमुख हैं। लेकिन केदारनाथ में कई बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि तीरथ सिंह रावत को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। बल्कि ये वो आज नहीं कह रहे हैं, तब से कह रहे हैं जब से बीजेपी बद्रीनाथ का उपचुनाव हारी थी और तीरथ सिंह रावत ने चुनाव लड़ने के तरीके और कैंडिडेट सिलेक्शन के ऊपर खूब तीखा बोला था। हालांकि खुद तीरथ सिंह रावत इस बात को भी नकार चुके हैं कि केदारनाथ में उपचुनाव लड़ने की कोई बात उनकी पार्टी से हुई है। तो फिर उनके नाम की चर्चा आखिर क्यों हो रही है? इसके पीछे 2 से 3 समीकरण है। पहला ये कि वो गढ़वाल के सांसद रहे हैं और इस समय 2-3 दिनों के केदार घाटी के भ्रमण कार्यक्रम पर भी गए थे। दूसरी बात यह कि बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री धामी और तीरथ सिंह रावत की एक मुलाकात होती है और इसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं। ये मुलाकात ठीक उसी दिन होती है जिस दिन केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। एक और बात यह भी बताई जा रही है कि कांग्रेस से भी एक बड़े रावत, जिनका नाम हरक सिंह रावत है, उनके नाम की चर्चाएं भी कई जगहों पर सामने आई हैं। अब हरक सिंह रावत वाली इक्वेशन अगर कांग्रेस से बनती है तो उसको काउंटर करने के लिए भी बीजेपी हैवीवेट रावत के रूप में तीरथ सिंह रावत को देख रही है। हरक सिंह रावत पर भी इसके बाद बात करेंगे, लेकिन एक और समीकरण ये समझिए कि तीरथ सिंह रावत को लेकर के ये भी सोचा जा रहा है कि यदि तीरथ सिंह रावत को टिकट मिलता है तो फिर पार्टी में बगावत की संभावना को कम किया जा सकता है। तीरथ सिंह रावत बड़े नेता हैं तो फिर उनके खिलाफ कौन ही बगावत करेगा, यानी कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी। ये सब कयासबाजी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं बन पाए थे, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। 3 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे थे, उपचुनाव लड़ नहीं पाए थे। तो क्या अब उनके इस उपचुनाव लड़ने का उद्देश्य कुछ और भी हो सकता है? ये तो वही जाने और बीजेपी वाले जाने। लेकिन पर्सनली मुझे इस संभावना बहुत कम नजर आती है कि यहां से तीरथ सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर भी उनके नाम की चर्चा जोरों शोरों से चलाई जा रही है। अब आ जाओ आप दूसरे रावत पर। हरक सिंह रावत का पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। कभी वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि मैंने तो कभी टिकट मांगा ही नहीं है, बल्कि पार्टी हर बार मुझे टिकट खुद ही दे देती है। कल गणेश गोदियाल समेत 4 ऑब्जर्वरों ने कांग्रेस के दावेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। गणेश गोदियाल ने बताया कि करीब 12 दावेदारों के नाम उनके सामने आए हैं जो कि दावेदारों ने दावेदारी की है। हरक सिंह रावत ने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन सीट खाली होने के डे 1 से लेकर उनका नाम चर्चाओं में है कि वो केदारनाथ का उपचुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, हरक सिंह रावत की कंडीशन भले ही पिछले 2 से 3 सालों में ठीक ना रही हो पॉलिटिकली, लेकिन पॉलिटिकली हरक सिंह रावत के वजूद को नकारा भी नहीं जा सकता है। किसी समय ये एक ऐसे नेता हुआ करते थे जो जहां मर्जी वहां चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। 2012 के चुनाव में तो उन्होंने कुछ ही दिनों में रुद्रप्रयाग आकर के वहां के लंबे समय से विधायक, जिनको कोई हिला ही नहीं पाता था, मातबर सिंह कंडारी को चुनाव हरा दिया था। और केदारनाथ उसी विधानसभा के बगल वाली सीट भी है। कांग्रेस के बाकी स्थानीय दावेदारों की तुलना में हरक सिंह रावत एक हाई प्रोफाइल और हैवीवेट दावेदार भी हो सकते हैं, लेकिन इन पर यदि फैसला होगा तो वो सीधे ऊपर के लेवल से होगा। ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल वाले रास्ते से मुश्किल ही लग रहा है। दूसरा सवाल ये भी है कि यदि हरक सिंह रावत कांग्रेस से मैदान में आते हैं तो क्या पूरी कांग्रेस उनके लिए एकजुट होकर के काम करने लग जाएगी? अब हरक सिंह रावत का कुछ पता नहीं चलता, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ। कभी वो कहते हैं कि
कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और कल ही उनका एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि मैं चुनावी मैदान में उतरता हूं तो बीजेपी वालों को 1000 घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। मुझे केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर कोई शक नहीं है, अपने संसाधनों पर कोई शक नहीं है। मैंने भी बाबा केदार की खूब सेवा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि कांग्रेस से कोई दूसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा तो बीजेपी को 100 घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे और अगर हरक सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरे तो 1000 घोड़े बीजेपी को दौड़ाने पड़ेंगे। इशारों में हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि यदि मैं चुनावी मैदान में आया तो बहुत सी शक्तियां काम पर लग जाएंगी जो कि तब नहीं लगेंगी अगर कोई और सामने आया। यानी कि इशारों में सही, लेकिन हरक सिंह रावत के मन में भी, उनके मन के एक कोने में भी कहीं ना कहीं केदारनाथ की सीट रची बसी हुई है। बस वो खुल करके ये नहीं कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं। और चर्चा चलाने वालों का ये आधार है कि यदि यहां से हरक सिंह रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वहां से तीरथ सिंह रावत हो सकते हैं, यानी कि रावत वर्सेस रावत। लेकिन एक और रावत हैं जिन पर सभी की नजरें होंगी, टिकट मिलेगा तब भी होंगी और नहीं मिलेगा तब भी होंगी। वो नाम है कुलदीप रावत का। अब आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाघ भालू से जंग करना पहाड़ के लोगों की किस्मत में जैसा परमानेंट ही लिखा हुआ है और इन हमलों में कई लोग अपनी अपनी जान भी गंवा देते हैं। घनसाली के हिंदाव पट्टी के मेहरगांव में कल एक गुलदार ने 13 साल की बच्ची पर हमला करके उसे मार डाला। इस क्षेत्र में गुलदार के हमले की ये 3 महीने के अंदर तीसरी बड़ी घटना है। गुलदार का यह हमला कोई रात में नहीं हुआ बल्कि शाम को करीब 4:30 बजे के आसपास हुआ, जब मेहरगांव के वीरेंद्र सिंह कैंथुरा की 13 साल की बेटी साक्षी कैंथुरा को गुलदार उठाकर ले गया। यह हमला गुलदार ने तब किया जब वो 13 साल की बच्ची घर से 50 मीटर की दूरी पर दुकान से वापस लौट रही थी। करीब 60 मीटर की दूरी पर उसका शव मिला। 3 महीने में तीसरी घटना होने के बाद लोगों में गुस्सा होना भी लाजमी है। अब वन विभाग का कहना है कि गुलदार को मारने के लिए शूटर तैनात कर दिया गया है। वन विभाग और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस तरह की घटनाओं को सीरियसली ले। एक के बाद एक 3 हमले आज के दौर में कोई साधारण बात नहीं है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आपका क्या कुछ कहना है इन टॉपिक्स को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।